वेलकम टू ज़ोमिन, आई एम ज़ुनैरा अज़हर। आज काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 29th चीफ जस्टिस की हैसियत से अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल कर ली है। उनकी लेगेसी सबका कहना है डिवाइडेड रहेगी, और यकीनन क्योंकि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जुडिशरी, आइन, पॉलिटिकल लैंडस्केप और सारे इदारों का आपस का ताल्लुक किस डायरेक्शन में जाता है, इसको समझने में अब टाइम लगेगा। काजी फ़ाइज़ ईसा के फैसलों के बेनिफिशरीज में हुकूमत वक्त तो आती ही है, लेकिन सियासतदानों का सरेआम ये कहना कि ये तरमीम फ़ाइज़ ईसा के बगैर मुमकिन नहीं थी, यकीनन खुद उनके लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। बहरहाल आज के शो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी लेगेसी क्या थी, उनके डिसीजंस का क्या इम्पैक्ट हुआ पाकिस्तान के लोगों पे, पाकिस्तान की सियासत पे, और जुडिशरी का आने वाला फ्यूचर क्या है, कितनी इंडिपेंडेंट है, कितनी मुदाखलत होगी अब आने वाले वक्त में, क्योंकि ऑलरेडी उनके कॉलीग्स ये बात कर रहे हैं कि ओवर स्टेपिंग हुई है। अगर फर्स्ट स्टोरी की तरफ जाएं तो लेगेसी ऑफ फ़ाइज़ ईसा से स्टार्ट करते हैं, और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब। थैंक यू सो मच आबिद साहब ज्वाइन करने के लिए। ये डिस्कशन तो अभी बहुत लंबी चलेगी। लेगेसी ऑफ काजी फ़ाइज़ ईसा कह लें, 26 अमेंडमेंट्स के असरात जुडिशरी पे, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे, बट आई विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि जो जस्टिस मंसूर ने आज लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अदलिया में मुदाखलत का दरवाज़ा खोल के चले गए हैं काजी साहब। उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत भी नहीं की। ओवर स्टेपिंग का वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि साकिब निसार की दफ़ा भी वो ऐसा ही समझते थे, इसलिए उन्होंने शिरकत नहीं की थी, और इस दफ़ा भी इसीलिए उन्होंने शिरकत नहीं की। तो फॉर स्टार्टर्स हम एक दफ़ा फिर डिवाइडेड जुडिशरी देख रहे हैं। जैसी भी सूरत हाल है, अब आइनी बेंच अलहदा है, सुप्रीम कोर्ट अलहदा है, टू मैनी कन्फ्यूजन्स, बट स्टार्ट कैसा देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो स्टार्ट अगर जो 26वीं आइनी तरमीम पे मुनहसर है तो वो अच्छा स्टार्ट तो नहीं हो सकता। आपने अभी ख़ुद ही तशरीह कर दी कि ये अभी पता ही नहीं कि ये चीफ सुप्रीम कोर्ट अलग होगा, ये पैरेलल जुडिशल सिस्टम जो एक आइनी बेंच बना दी गई है उसका क्या स्टेटस होगा, वो कौन उसको हेड करेगा, कौन से केसेस वहाँ चलेंगे, कि सारे केसेस उधर नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन्स जो होती हैं वो भी वहाँ चली जाएंगी। तो बड़ा इबहाम है अभी। लेकिन देखिए, बेसिक जो चीज़ हुई है, जो शब खून मारा गया आज़ाद अदलिया पे कि पार्लिमान ने और एग्जेक्टिव ने, वो उससे जो जुडिशल पावर जो होती है सुप्रीम कोर्ट की एज अ कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की तशरीह करना, ह्यूमन राइट्स और लोगों को उनके हुकूक दिलाना, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना, और ये देखना कि उनके जो हुक्मनामे हैं, उनकी जजमेंट्स हैं, वो सब पे पाबंद है और पे अमल होना, ये सब चीज़ें इस आइनी तरमीम ने ख़त्म कर दी हैं मेरे हिसाब से। अब देखिए, जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज ख़त लिखा, उससे पहले एक और ख़त लिखा था कुछ 1-2 दिन पहले कि क्यों वो जब तक वो डिसाइड नहीं होता प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। लेकिन मैं एक सवाल मैं भी करता हूँ। देखिए, पिछले साल जब एक और चीफ जस्टिस थे और कुछ केसों के फैसले हुए जिसमें इलेक्शन के केसेस थे जी, तो आप देखिए उसमें जस्टिस मंसूर शाह और कुछ जजेस जो थे उन्होंने उनसे इख्तिलाफ किया उस ज़माने के चीफ जस्टिस और उनके कुछ बंदयाल साहब की बात, और वो उन्होंने हमेशा एक अलग चीफ जस्टिस बंदयाल की बात कर रहा हूँ, उस वक्त उन्होंने नोट लिखा, फिर आपका डिबेट हो गई कि जी वो 4-2 का फैसला था या 3-2 का फैसला था, और उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। तो देखिए, उस वक्त ये लोग सारे जज और उस वक्त ये लोग जो थे, उसमें सबसे बड़ा रोल ये जो अभी जो चीफ जस्टिस आज रुखसत हो रहे हैं उनका था उस डिवीज़न में, मैं समझता हूँ। और उस वक्त अगर वो अमल दरामद हो जाता कोर्ट के फैसले पे तो आज हम इस सिचुएशन में नहीं होते। जाहिर बात, आपने उस वक्त उनको शय दे दी एग्जेक्टिव को, लेजिस्लेचर को, कि जी वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं माने, तो आपने खुद ही दरवाज़ा खोल दिया, और जिन जिन लोगों ने उसका दरवाज़ा खोला सबको मालूम है। और फिर जाहिर बात, ये जो आप मौजूदा चीफ जस्टिस अब जा रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं, उन्होंने तो उनके सहूलतकारी की है, मैं कहता हूँ उनको बैठ के। और फिर देखिए, इनकी लेगेसी तो कई केसेस हैं, लेकिन हमेशा ये इतराज़ रखे जाएंगे बल्ले के केस से। और ये जो 63A का इन्होंने बिल्कुल 63A का जो फैसला रिव्यू किया वो लीगली सही फैसला भी होगा, लेकिन टाइमिंग की बात कर रहा हूँ कि वो टाइमिंग उन्होंने ऐसी दी कि आपने वो आइनी तरमीम को लोगों को डरा के पैसों से, जो भी जिस तरीके से आपने वो वोट काउंट करवा के वो इंडिपेंडेंट, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट ये लोग कह रहे हैं, उनकी तारीफें हो रही हैं, आपके खुद की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो PTI के लोग हैं। तो आप किस तरह से टीवी पे बैठ के और ये कह रहे हैं कि जी ये आज़ाद लोग थे, उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया? कोई नहीं, ये लोटे थे,
आपने उनका लोटा बनने का खोला, उनका वोट काउंट कराया और आपने एक वोट से दे दिया। और जो बीएनपी के साथ हुआ उसका आदमी आके एक स्टेटमेंट देता है, फिर दूसरे स्टेटमेंट दे देता है। तो ये देखिए ना, मतलब ये क्या तमाशा हुआ, एक एक वोट से आपने आईनी तरमीम पास करा दी। वो भी तरमीम ऐसी जिसने जो आप बात कह रहे हैं उससे ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी होंगी इस 26वीं तरमीम की। और तरमीम से पहले भी जो कुछ हुआ, लेट्स से कि जो काजी फायज़ ईसा का पीरियड था, उस पूरे पीरियड में जितने भी केसेस हैं उन सब की पॉलिटिकल, जो फैसले उन्होंने किए उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं। नाउ द बिगर क्वेश्चन इज़ कि विद द कोर्ट डिवाइडेड, हम लोग किस तरह ये समझें कि अगर एक शख्स शिकायत करता है कि मेरे पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना है ये असल में पॉलिटिकल केस है, मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, उसका मनी लॉन्ड्रिंग का केस किधर चलेगा? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि आईनी तौर पे मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें, मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है। दूसरी चीज़, ऑलरेडी ये हो रहा है कि जजेस कह रहे हैं हमारी ज्यूरिसडिक्शन वी डोंट नो येट, आप देखें कि आपको हम जमानत दे भी सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो ये कितना टाइम लगेगा इस कन्फ्यूजन को दूर होने में? देखिए, ये सिर्फ तो आपने मनी लॉन्ड्रिंग की बात की कि मैं हर नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ। Just for an example. इनकम टैक्स की होती है, सेल्स टैक्स की होती है, नहीं मैं कह रहा हूँ सेल्स टैक्स वगैरह, देखिए टैक्स के मैटर्स होते हैं। फिर कोई ऑर्डर गवर्नमेंट आपके खिलाफ कर देती है, आप उसको जाके चैलेंज करते हैं कोर्टों में कि ये ऑर्डर जो है ये अल्ट्रा वायरस है, ये वायलेटिव माई कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स है। आप 50,000 बिगेस्ट लिटिगेंट्स, सबसे बड़ी लिटिगेंट जो हमारे अदालतों में है वो हुकूमत है। मैं आम आदमी जो है, हम लोग उनके खिलाफ जाके अपनी दादरसी, अपनी कंप्लेंट लेके इन अदालतों में जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतों में, और वहाँ से हम रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं कि इनका जो फैसला है या इनका जो लॉ है वो, हर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू नहीं होता, हर केस 184(3) के उसमें नहीं आता। तो वो नॉर्मल पटिशन जो 199 हाई कोर्ट से, उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का कर दिया। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा देखें दो चीज़ें, एक तो चीफ जस्टिस के चुनाव का तरीका उन्होंने अपने पास ले लिया पूरी कि जी हम 12 लोग बैठ के डिसाइड करेंगे चीफ जस्टिस 3 सीनियर जजों में कौन होगा, चले एक हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा कि आप जुडिशल कमीशन की जो तश्कील है उसमें भी अपने आप को प्राइमेसी दे दी, जबकि जजमेंट है फुल कोर्ट की कि प्राइमेसी हमेशा चीफ जस्टिस की रहेगी इन द जुडिशल कमीशन। अब ये देखना है कि नई चीफ जस्टिस जो आ रहे हैं बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत काबिल आदमी हैं और बड़े आइन और कानून के पासदार हैं, लेकिन उनको इसको इंश्योर करना है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर, ट्राइकोटमी पावर जैसे हुई है, क्योंकि देखिए ये चैलेंज हो गई है, चैलेंज हो रही है, लोग इस पे चैलेंज कर रहे हैं कि ये आपने शबखून मार के आइन को तबाह किया, कौन इसे चैलेंज करेगा? यहाँ तो सारा आर्ग्यूमेंट ही ये है कि पार्लियामेंट कहती है हम सुप्रीम हैं और हम बताएंगे जुडिशरी ने क्या करना है, क्योंकि जुडिशरी इंटरफेयर करती है, पॉलिटिशियंस को घर भेज देती है, यही आर्ग्यूमेंट है ना। अब हम तो ये इसकी दूसरी साइड पे देख रहे हैं, एक पॉलिटिशियन को देखिए, एक स्पेक्ट्रम ये है, दूसरा एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ये है कि बिल्कुल रिवर्स, इससे बिल्कुल रिवर्स कि आप तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशरी जब तक नहीं होगी डेमोक्रेसी इंश्योर नहीं कर सकते। तो ज़्यादा बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। देखिए, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूं कि देखिए जुडिशरी ने भी कई जजमेंट्स है, खुद जस्टिस मंसूर अली शाह की 2-3 जजमेंट्स हैं कि जुडिशल ओवर रीच, कि आपने अपनी जो पावर, जुडिशल पावर की, उससे आपने तजावज़ किया। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राहें नहीं है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि आपने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लपेट दिया। देखिए आप देखिए हमारी यहाँ जो ये बात एक बड़ी होती है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। सुप्रीम का क्या मतलब होता है, मुझे आज कोई बता दीजिए। आप देखें, सुप्रीम के मतलब होते हैं आप ऊपर हैं और अदालत आपके नीचे है, जी नहीं। हमारी यहाँ जो सबसे सुप्रीम चीज़ है कुरान शरीफ और हदीस के बाद है, वो है हमारा आईन पाकिस्तान। आईन पाकिस्तान हर डिपार्टमेंट को मुकन्ना हो गया, जुडिशरी हो गई और गवर्नमेंट हो गई, उनकी पावर्स डिफाइन करता है। और लेकिन जो पावर इसको दी हुई है, जुडिशल पावर है, वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पावर जो एक्सक्लूसिवली वेस्ट इन दी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो वो पार्लियामान ज़रूर बना सकती है कानून, लेकिन उसकी तशरीह, वो कानून का मतलब क्या है, वो हमें अदालत ने बताना है। और जब वो एक दफ़ा बता दें तो आर्टिकल 189 190 के तहत वो आप पे बाइंडिंग हो जाता है। तो आपने यही सारी पावर ले ली, खुद आप जजेस बनाएंगे, खुद आप बेंचेस बनाएंगे। आप देखिए, ये तो पैरेलल जुडिशल सिस्टम हो गया कि कोर्ट के अंदर एक कोर्ट बन गया। और वो एक्सटेंडेड व्यू मुझे लग रहा है, जिस तरह आप ब्यूरोक्रेसी में अपनी मर्जी से लोगों की अपॉइंटमेंट्स करते हैं, उसी तरह आप जुडिशरी में आप अपनी मर्जी के लोग, मर्जी के केसेस, चलो जी, अपनी मर्जी से अपनी बेंच बना के जो भी करना होगा। लेकिन आपको आपको नहीं पता होगा, लेकिन हमारे 2 आइन पहले भी थे, 3 आइन हुए हैं, लेकिन 2 आइन पहले भी थे, 1956 का, 1962 का। उसमें जो ब्यूरोक्रेसी थी आपकी,
उसको आईनी प्रोटेक्शन हासिल थी, पूरा एक चैप्टर था कि उनको, दैट्स वाई उनको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से आपने बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स पैदा किए उस ज़माने में, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को आउट रखा गया था, क्योंकि दे हैड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। ये भुट्टो साहब जब आए, शहीद भुट्टो साहब, उनके ज़माने में उस 1973 के आइन से उसको निकाल दिया गया और सिविल सर्वेंट्स एक्ट आ गया। उसके बाद से देखिए पिछले 50 साल में ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल हो गया है। लेकिन मुझे अब सिर्फ जो आगे की एक ट्रैजेक्टरी समझ नहीं आ रही वो ये है कि याह्या अफरीदी बहुत ही इनक्रेडिबल पर्सनालिटी रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर हम सारे जजेस टॉप 10 की बात कर लें तो हर एक का एक पर्सपेक्टिव ज़रूर होगा पॉलिटिकल। जिस तरह फ़ायज़ ईसा का हमें नज़र आता है कि जी पार्लियामेंट को वो बहुत ज़्यादा कहते थे कि सुप्रीम है, आप कह रहे थे ना सुप्रीम मुझे बता दें, तो फ़ायज़ ईसा के लिए सुप्रीम पार्लियामेंट थी। तो अब जो भी जज आएगा, जो भी चीफ जस्टिस आएगा, क्या वो आके अगर इसी तरह अपने अपने पॉलिटिकल व्यूज़ इंश्योर करना शुरू कर दे और वो सर्व कर रहा हो टू द करंट स्टेटस को या गवर्नमेंट, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी, लोगों के फंडामेंटल राइट्स किधर जाएंगे, मैंने और आपने किधर जाके अपने लिए इंसाफ मांगना है, ये हम किस तरफ चल पड़े हैं। आप देखिए, अगर ये बात यही तो चाह रहे हैं कि जुडिशरी उनके हिसाब से चले। आप देखिए हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में कंट्रोल डेमोक्रेसी है, कंट्रोल इन द सेंस के फॉर्म 47 की हुकूमत है, सीरियस इशू है इलेक्शन पे। आप देखिए आर्टिकल 215 के अंदर अमेंडमेंट करके इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमिश्नर का उन्होंने टेन्योर अनलिमिटेड कर दिया कि जब तक उनके जो सक्सेसर्स हैं वो नहीं आएंगे उस वक्त ये चलते रहेंगे। तो इनको इस तरह से नवाजा गया इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ये भी एक बड़ा एक फ्रॉड हुआ है इस कौम के साथ कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा है ये जाली इलेक्शन में, उसको प्रोटेक्शन मिल गई इस 26, पढ़ लीजिए आर्टिकल 215 में जो अमेंडमेंट की है इस 26वीं आईनी तरमीम में। फिर आप सही बात कह रही हैं, अगर हर चीफ जस्टिस या जज अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेके चल दे और कहे कि जी मुझे तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहना है। देखिए हमारे यहाँ एक ही इंस्टीट्यूशन आज़ाद था, वो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसको इस चीफ जस्टिस जो गुजरे जा रहे हैं, मतलब अल्लाह के फल से आज रवाना हो रहे हैं, उन्होंने तो बिल्कुल ही इसको ताबे कर दिया। और आप ये बताओ, ये वही चीफ जस्टिस हैं जब वो ये जज थे और 21वीं तरमीम को चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट में, जब वो मिलिट्री कोर्ट्स बने थे, आपको याद होगा 2 साल के लिए, तो उसके अंदर उन्होंने 21वीं तरमीम आइन पार्लियामेंट की बनाई हुई तरमीम को स्ट्राइक डाउन किया अपनी जजमेंट। वो माइनॉरिटी में थे उस केस में, और कहा पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं है ये आइनी तरमीम करने का। फिर पता नहीं उनको क्या हुआ कि अब वो इस तरह की जजमेंट्स देनी शुरू कर दी उन्होंने, और आज इतने वो चले गए कि आज जो मंसूर अली शाह साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा, शायद ज्यादा खुल के बात कर सके। अभी नहीं हुए, 12 बजे तक है। वेल चले, अभी 12 बजने में अभी रिटायर नहीं हुए जितने भी अभी वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जी, वो 12 बजे तक हैं जी। चले 12 भी बज जाएंगे। हमने तो पूरी रात बैठ के कवरेज की है 26th अमेंडमेंट की, चीज़ें चेंज होती देखी हैं। थैंक यू सो मच आबिद ज़ुबैरी साहब। 12 बजे के बाद जो नए चीफ जस्टिस आएंगे उनके लिए चैलेंजेस कितने बड़े हैं, और 26th अमेंडमेंट में क्या सब कुछ ही बुरा है या सब कुछ ही बहुत अच्छा है? नो, इट्स नॉट दैट ब्लैक एंड वाइट। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, लीगल माइंड्स भी डिफरेंटली सोचते हैं, लेकिन जुडिशरी कहाँ खड़ी है, लोगों को कितना सर्व कर सकती है और कितनी इंडिपेंडेंट है, ये बहरहाल एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो हमें उठाते रहना है जब तक हमें इसका जवाब ना मिल जाए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और हम डिस्कस कर रहे हैं, जानने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं 26th अमेंडमेंट के असरात पाकिस्तान की जुडिशरी पे एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिकल लैंडस्केप पे एंड द लेगेसी ऑफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा। एक और बड़े एबल लीगल माइंड ने हमें ज्वाइन किया है, हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेम डिस्कशन उनकी तरफ लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपसे पहले जो हमारे मेहमान थे मैं उनसे भी यही सवाल कर रही थी, क्योंकि जब तक मुझे उसका जवाब नहीं मिलेगा मैं वही सवाल पूछती रहूँगी कि क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं काजी फ़ायज़ ईसा, और ये जो ओवर स्टेपिंग की बात की है जस्टिस मंसूर ने कि वो क्यों शिरकत नहीं कर रहे फुल कोर्ट रेफरेंस में, वो कहते हैं मैंने इसी वजह से साकिब निसार साहब की फुल कोर्ट रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी, और डिवाइडेड हाउस ही ज्वाइन किया था काजी फ़ायज़ ईसा ने, बहुत डिविसिवनेस थी जजेस में, और वैसा ही छोड़ के जा रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि
जस्टिस काजी फाइज साहब ने ये मनसब संभाला तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ग्रुपिंग थी, और अभी जब छोड़ के जा रहे हैं तो वो ग्रुपिंग अभी भी मौजूद है, जो कि प्रैक्टिकली सामने आई कि कुछ जजेस ने उनके रेफरेंस का भी बाइकाट किया, और आज जो लंच डेजिग्नेट चीफ जस्टिस साहब ने दिया उसका भी बाइकाट किया, और वो पांच मुअज़्ज़ज़ जज साहबान है। अब देखना ये है कि क्या इस तरह काम चल सकता है। एग्जैक्टली मुमकिन नहीं है। इसलिए जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, जो और कल उन्होंने ओथ लेना है, जस्टिस जय आफरीदी साहब, उनको पहला जो काम करना पड़ेगा वो फुल कोर्ट मीटिंग बनानी पड़ेगी, और वो कैपेबल है इस हवाले से कि तमाम धड़े और तमाम जो जज साहबान हैं इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनके अपने एटीट्यूड की वजह से, और थ्रू आउट इनका जो कैरियर है वो बड़ा अच्छा रहा है, और इस पे हमें पूरा यकीन है कि वो कामयाब हो जाएंगे। जहां तक आपका क्वेश्चन है कि काजी फाइज साहब ने क्या लेगेसी छोड़ी, मैं समझता हूं कि सबसे पहली जो उनकी थी कमाल था वो ये था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को उन्होंने एंडोर्स किया, फुल बेंच बनाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच ने प्रैक्टिस एक्ट, जो कि पार्लिमान की बनाई गई कानून था उसको एंडोर्स किया और अपने इख्तियारात को 3 रुकनी कमेटी में तकसीम किया। ये बहुत कम होता है कि इससे पहले कभी किसी ऐसे मनसब पे फायज रहने वाले ने अपने इख्तियारात को इस तरह तकसीम किया, सरेंडर किया। दूसरी बात जो बड़ी अहम है कि इंटेग्रिटी के हवाले से इन पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। इन्होंने कोई प्लॉट नहीं लिया, इन्होंने कोई किसी फाइनेंशियल गेन नहीं किया, बल्कि थ्रू आउट इनका जो कैरियर है वो देखें, और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब हमने देखा कि वो एक तो वो उन्होंने कोई इस तरह का वो नहीं लिया, मोटर कार्ड नहीं होता था उनके साथ, वो बल्कि जब जज थे तो वो पैदल आ जाया करते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने BMW, मर्सिडीज कार और लैंड क्रूजर जीप्स वगैरह गवर्नमेंट को वापस कर दी, और सिर्फ एक 1600 सी कार पे और बगैर किसी गार्ड्स और पूरे लॉ लश्कर के वो सुप्रीम कोर्ट में आते थे या जहां भी उन्होंने जाना होता था। तो ये लेगेसी बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है, और वक्त बताएगा कि अगर ये ना होते तो शायद ये इलेक्शन जो है वो ना हो पाते, जो 2024 के जनरल इलेक्शंस 2024 के। अच्छा, जो एक अच्छी चीज़ कंसिडर होती है, कई दफ़ा वही आपके खिलाफ भी चली जाती है। इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत इंडिपेंडेंट माइंड रखते थे। अब जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट माइंड रखता हो वो एक इदारे को भी अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हो सकता है कि इदारे में लोगों के साथ अगर वो मुशावरत करें तो उनको पता चले कि जो उनका एक पॉलिटिकल व्यू है उससे बाकी सारे एग्री नहीं करते, और जजेस का पॉलिटिकल व्यू अप्लाई होना भी नहीं चाहिए मामलात में। तो क्या इन्होंने कंसल्टेशंस नहीं की जब ये डिसाइड कर रहे थे? इन्होंने अपना सुओ मोटो का राइट सरेंडर करना है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिसका आपने जिक्र किया, उसके बाद ये 26th अमेंडमेंट के लिए जो राह हमवार हुई, बिलावल भुट्टो ने साफ कहा है कि अगर काजी फाइज ईसा ना होते तो ये नहीं हो सकती थी। तो जो जुडिशरी की शक्ल वो छोड़ के जा रहे हैं, क्या उसमें कंसल्टेशन नहीं करनी चाहिए थी इनको अपने बाकी जजेस हजरात के साथ? देखिए, एक चीज तो बहरहाल हमें माननी पड़ेगी कि कोई शख्स भी वो परफेक्ट नहीं है। हमारे ईमान है कि परफेक्शन जो है वो खुदा की जात के साथ है। बाकी किसी में जहाँ बहुत सारी खूबियां हैं वहाँ कुछ खामियां भी हैं। कंसल्टेशन ये करते रहे हैं, लेकिन कोशिश इनकी यही हुई है कि जो आइन और कानून में लिखा है उसके मुताबिक वो काम करें। और आपने देखा कि उन्होंने बुक के साथ जो किताब है, जो सबज किताब है आइन, उसके मुताबिक चले हैं, उससे डेविएट ना खुद हुए हैं, ना अगर कोई और हुआ है तो उन्होंने रोका नहीं है। जहां तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आपने बात की है, वो एक डर है, हर पॉलिटिकल लीडर की अपनी सोच है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात हो कि जस्टिस काजी फाइज साहब ने उनके साथ बैठ के या किसी हवाले से मशावरत करके ये कहा हो कि आप 26th अमेंडमेंट लेके हैं और मैं आपका साथ दूंगा। मुझे बताएं कहाँ पे ऐसी बात है? लेकिन भारत पार्लियामेंट के साथ जितना कोऑपरेट काजी फाइज ईसा ने किया है राइट फ्रॉम द डे वन, एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम द डेज जब उन्होंने पार्लियामेंट में खिताब भी किया था, तो एक उनका माइंड तो था बहुत ज्यादा पॉलिटिकल। देखिए, मैं उसको अब फिर किताब की तरफ लेके आता हूँ।
ट्राइकोटमी ऑफ पावर का जो फार्मूला जो दिया वो आइन ने दिया हुआ है ओके तीनों इदारों में, अदलिया, मुकर्रना और इंतजामिया। और मामलात वहीं से बिगड़ते हैं जब इनमें से कोई इदारा भी अपनी हदूद से तजावज करके किसी और हदूद में दाखिल होता है। तो इसी आइन ने पार्लिमान को ये इख्तियार दिया हुआ है कि वो कानून साजी करे और आइन में अमेंडमेंट करे। True. कानून साजी सिंपल मेजॉरिटी से होती है और आइन में अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी होती है। अब अगर कानून साजी पार्लिमान ने कर दी है तो अदलिया का काम सिर्फ इंटरप्रिटेशन करना है। अदलिया का काम ना तो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कामा एक फुल स्टॉप भी नहीं ना ऐड कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। True. और मामलात तब बिगड़े हैं जब अदलिया ने री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दी। अब 63A वाला मामला है। अब मुझे ये बताएं कि 63A वाले मामले में जो रिव्यू की गई है तो रिव्यू करने का उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया, उन्होंने आइन का साथ दिया कि 63A जो है वो असल सूरत में आइन में वापस आ गया और बहाल हो गया। Right. अगर वो इस तरह रहता तो फिर ये बात जिस वक्त तक वो जजमेंट रहती ये जरूर रहता कि ये उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की है। ऑलराइट, एक और पर्सपेक्टिव भी है, काफ़ी बोल्ड डिसीजन मेकिंग की है। एज आई सेड बिफोर, इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं, जो चाहा उन्होंने वो किया है। लेकिन जो 6 जजेस कह रहे थे कि हमें इंटिमिडेशन का सामना है, वो मामला भी इधर उधर हो गया। मुझे नहीं लगता उन्हें कोई इंसाफ मिला, या वो मामला इंसाफ तो छोड़ें लॉजिकल एंड तक पहुंचा है। फिर अभी जो मखसूस नशिस्तों के मामले पे जाते जाते भी वो वजाहत के ऊपर एक इख्तलाफी नोट लिख के गए हैं, वो भी शो करता है उनका सर्टन साइड की तरफ टिल्ट, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू PTI। तो ऐसे लगता है जिस तरह उनका एक माइंड था। फॉर और अगेंस्ट आई एम नॉट सेइंग, उसको आप कैसे देखते हैं? माशाल्लाह आप बड़ी तैयारी करके आई हुई हैं। मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट कभी किसी वो ऑर्डर करती है, वो जजमेंट अनाउंस करती है, और अगर उसकी वायलेशन होती है तो फिर और मैकेनिज्म है और प्रोसीजर है, अल्टरनेट प्रोसीजर्स मौजूद हैं, अल्टरनेट रेमेडीज अवेलेबल हैं। मसलन आर्टिकल 204 को इन्वोक करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। सही। इससे पहले मुझे बताएं, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी किसी जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से वजाहत करने की जरूरत में 14 सितंबर को जब पार्लियामान पहले इकट्ठी हुई कोई प्रपोज अमेंडमेंट के लिए, गलत कर रहे थे सही कर रहे थे, लेकिन टाइमिंग आप उसकी देखें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को वजाहत करने की कोई जरूरत नहीं थी। अपने जजमेंट को वैसे एक डिफेंसिव पोस्चरिंग है कि आपको बार बार वजाहत देनी पड़ रही हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन बार बार जा रहा था उनके पास। इलेक्शन कमीशन जा रहा था तो उसका है कि जब भी आप विंडो अक्सरीती बेंच ने खुद विंडो ओपन की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए कि अगर आपको हमारे इस ऑर्डर की समझ नहीं आती तो आप हमारे साथ रिव्यू कर सकते हैं। उन्होंने रिव्यू किया। अब इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर ये है कि बेंच बैठता, नोटिस इशू करते अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, प्रोसीजर फॉलो करता, जो फॉलो नहीं किया गया, और वो नहीं किया गया। कभी आपने इस तरह एक या 2 वजाहतें हुई हैं? मुझे बताएं कौन सी सुप्रीम कोर्ट के किस बेंच ने किस केस में बार बार वजाहत जारी की? मुझे तो, मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही इससे पहले कोई ऐसी कानून हो, कोई आईनी प्रोविजन हो, या फिर कोई ऐसी रवायत हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसी आला तरीन अदलिया अपने फैसलों की वजाहत जारी करें। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब। हमने 2 डाइवर्जेंट व्यूज़ आपके सामने रखे हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब का एक डिफरेंट ओपिनियन है, हसन रजा पाशा साहब का एक डिफरेंट ओपिनियन है, एंड दिस इज़ द होल पर्पस कि डायसेक्ट करें इशू को, ये समझें कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, जो साइड ए पे खड़े हैं वो क्या कहते हैं, जो बी पे खड़े हैं वो क्या कहते हैं। दिस इज़ हाउ द डिबेट गोज़, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट सेगमेंट एज वेल कि जो 26वीं आईनी तरमीम है वो किस डायरेक्शन में लेके जा रही है पाकिस्तान को। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक टू दिस पार्ट ऑफ द शो। कुछ पॉलिटिकल लैंडस्केप की अगर बात करें तो पीटीआई की मकबूलियत को आज भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन खुद पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है ये डिटर्मिन करना खासा मुश्किल है। ये ज़रूर है कि उनका वो जो मकबूलियत वाला एलिमेंट था और उसकी जो एग्रेसिव पोस्चरिंग थी वो डाइल्यूटेड नज़र आ रही है। स्पेशली पॉलिटिकल कमेंटेटर्स और पंडिट्स इस चीज़ को कि अब 26th अमेंडमेंट के बाद जबकि एक अजीब सी खामोशी इख्तियार की पीटीआई ने, यू टर्न्स भी लिए, मुसव्वदे के साथ एग्री किया लेकिन फिर एक पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। ये सब देखते हुए उसके बाद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का रिलीज़ होना, सीधा पेशावर जाना, ये सब कैसे हो रहा है? हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स? क्या कोई नेगोशिएशंस हो रही हैं, कोई डील हो रही है? और यहाँ से आगे 26th अमेंडमेंट जो कि बहुत अपहिल टास्क था गवर्नमेंट के लिए, पास होने के बाद पीटीआई की पॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में जाएगी, इसको डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब। आज एक नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे, एक चले जाएंगे। 26th अमेंडमेंट जो है वो फुल फ्लेज तरीके से अप्लाई हो चुकी है। पॉलिटिक्स में हमें आदत पड़ गई है पाकिस्तान में चीज़ें बिटवीन द लाइन रीड करने की, क्योंकि चीज़ें होती भी ऐसे ही हैं। बिकॉज बैकडोर चैनल पे क्या हो रहा है कोई खुल के तो बताता नहीं है। अब 26th अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा, एक तो मैं आपकी राय लेना चाहूँगी। दूसरा, बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पंडिट्स दे थिंक कि ये जो बुशरा बीबी को फाइनली रिहाई मिली है वो भी किसी डील का नतीजा है। आप कैसे रीड कर रहे हैं इसको? एक तो जुनैरा, थैंक यू वेरी मच। पहली बात ये 26th अमेंडमेंट का अभी फुल इम्प्लीमेंटेशन रहती है, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बनेगा उधर ही सारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जाएंगे, और उसमें कौन 5 जजेस होते हैं और कौन हेड करता है वो फंडामेंटल है। बिकॉज डिसाइडिंग जज कौन होता है, तो वो मेरा ख्याल है वो अब हिस्सा बाकी है, और उसके बेसिस पर रिएक्शन जिसे कहते हैं ना, हाथी तो निकल गया है पास तो हो गई है। दैट्स व्हाई आई से कि वी आर बियॉन्ड इट नाउ। या बट मेरा ओपिनियन ये था कि जब याया अफरीदी साहब को अपॉइंट किया चीफ जस्टिस, तो इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कुछ हलकों से जो तनकीद कर रहे थे 26th अमेंडमेंट के हवाले से, पॉलिटिकल पार्टीज लाइक पीटीआई फॉर एग्जांपल, तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि इट इज टू अर्ली टू गो आफ्टर इट। मतलब इन द सेंस कि वो तो हमने सब डिस्कस कर लिया है कि क्यों 26th अमेंडमेंट सही नहीं थी, टाइमिंग के हवाले से जिस तरह से लाई गई जबरदस्ती करके। बट हैविंग सेड दैट, याया अफरीदी इज नॉट अ बैड चॉइस। कोई भी नहीं ये कह सकता कि जी ये बहुत ही खराब जज हैं या इनका परफॉर्मेंस। तो असल चीज ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा उस वक्त रिएक्शन उसके लिए वेट करने की जरूरत है कि जी उसमें कौन 5 जजेस होते हैं, क्योंकि वहां सबकी तकदीर का फैसला होना है। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जमीनों के और मर्डर्स के और वो केसेस करेगा, तो उससे तो लोगों का इतना कोई इंटरेस्ट, पॉलिटिकली कोई इतना इंटरेस्ट है भी नहीं, उसकी इफेक्ट तो जाहिर है चाहते हैं। ये जो आपने सवाल पूछा कि उनकी जो वो जमानत मिल गई, उनकी अहलिया को भी और उनकी बहनों को भी, अहलिया को भी और बहनों को भी, तो उनकी अहलिया को जी। एक तो पाकिस्तान में बहुत सी चीजें जो है ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, तो हमें कभी हकीकत पता नहीं चलती, लेकिन अगर फैसल वाडा को आप बिलीव करते हैं, और मैं बहुत हद तक करता हूँ, देखिए ना, नहीं बड़ी भी मैं करता हूँ, क्योंकि उन्होंने देखे आज स्टेटमेंट क्या दिया, उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने कल बता दिया था, बिल्कुल कल बता दिया था कि ये आज इनकी बहनों को वो हो जाएगा। उससे पहले मैंने बता दिया था कि उनकी जो है वाइफ को भी मैं पर्सनली एफर्ट कर रहा हूं उनकी बहनों को रिलीज करने। हाँ, मैं एफर्ट कर रहा हूँ। अब ये बड़ा इससे ज्यादा खुल के तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान में कभी जिया के टाइम में भी नहीं बात हुई। एग्जैक्टली कि जी वो हु इज ही सेज कि मैंने बता दिया था कल। अब उनको कैसे पता चला? एक तो उसमें शो करता है ऑन अ सीरियस नोट कि जी हमारे जो जुडिशियल प्रोसेस है, इंसाफ का प्रोसेस है, वो कोई और फैसले करते हैं, जजेस नहीं करते। मैं कह रहा हूँ ना, अगर फैसल वाडा इज टू बी बिलीव,
और इतने धड़ल्ले से वो कह रहे हैं नो वन इज कॉलिंग हिम आउट, नॉट इवन द सिटिंग गवर्नमेंट के भाई Nobody is challenging him either. कोई सीनियर जर्नलिस्ट उनसे ये क्वेश्चन नहीं कर रहा, कोई जुडिशरी में से उन्हें नहीं बुला रहा कि भाई आके बताएं आप ये कैसे बता रहे हैं कि हम क्या फैसला करने जा रहे हैं, कोई भी नहीं कह रहा कुछ। तो सबको पता है ना वो किसके बिहाफ पर बात कर रहे हैं, सबको पता है। अब दिस इज एन अंडरस्टूड थिंग। सो दिस इज व्हाई, बिकॉज ये एक कांस्टेंट है हमारी सियासत का, इसीलिए मैंने ये पूछा कि एक खास ट्रेजेक्ट्री हमने देखी है। पहले एससीओ जब हो रही थी समिट, उस वक्त भी जो केपी के सीएम हैं वो गायब हो गए, लोगों को बुलाया और खुद गायब हो गए सही तरीके से। जो धरना देना था, एहतजाजी कॉल थी, उसको किसी साइड पे लीड नहीं किया, वो बीच में ही रह गई। फिर मुसव्विदे पे मौलाना के साथ खड़े होके बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमें ड्राफ्ट पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ सलूक रवा रखा जा रहा है उसकी वजह से हम बॉयकॉट करते हैं। सो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हुई हैं पिछले 10-15 दिन में, 2 हफ्तों में, जिससे लगता है कि पीटीआई थोड़ा सा किसी और रास्ते पे जा रही है। पीटीआई का देखें, एक तो बड़ा क्लियर, एक तो पीटीआई ने बहुत ही खराब इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत ही पुअर डिसीजंस किए हैं, जिसका आज नतीजा ये having the support of the majority of Pakistanis, उसका जो प्रेजेंट लीडरशिप है उसमें और वर्कर्स में एक बिल्कुल डिस्कनेक्ट आ गया। बिल्कुल ऐसे वर्कर्स अब ट्रस्ट नहीं किसी को करते हैं। मतलब 50% को तो वो कहते हैं कि ये भी गद्दार है, ये भी इनकी भी शक्लें पहचान ले, इनकी भी शक्लें। और आपने जो रेफरेंस दिया था उसका बैरिस्टर गौहर का, और वो जब मौलाना के साथ, एक्सट्रीमली पुअर फ्रॉम अ पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट, कि आप उसको एक छोटी चीजों के बेसिस पर अपोज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमें फंडामेंटल कोई नहीं, और दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा उसका तहस नहस कर रहे हैं उस 26th अमेंडमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के। तो हु इज टू बी बिलीव्ड? तो एक तो उनकी बिल्कुल एक यूनिटी नहीं है, बाहर आके क्या बात करती है, इवन अमंग द टॉप 20 या 25 पीपल हु आर पार्ट ऑफ द कोर कमेटी, पता नहीं जो भी उनकी कमेटी है। तो आई थिंक पीटीआई हैज लॉस्ट इट। ये फर्स्ट राउंड अगर कहा जा सकता है कि क्लियरली हुकूमत यूनिटी ऑफ कमांड इस वक्त नजर नहीं आ रही है लीडरशिप में, लेट्स पुट इट दिस वे। जी बिल्कुल। और वैसे ही मैं अपने एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि क्योंकि हम पहले ये बात कर रहे थे कि कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जिसको कोई चैलेंज करे, फैसल वाडा कुछ कह रहे हो, कोई और कुछ कह रहा हो, क्योंकि ऐसा लगा कि पहले भी एक धरना उन्होंने कॉल आउट कर दिया था कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने रीच किया है कि इनको रोकें, मत करें, वहाँ पे एक मजहबी जमात भी है, हालात ख़राब हो सकते हैं। उसके बाद से ये स्पेकुलेशंस थी कि शायद बानी पीटीआई के साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं। मैं उस पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ कि आपको लगता है कि अब डाउन द रोड 26th अमेंडमेंट के बाद की जो पॉलिटिक्स हैं, देखें जो गवर्नमेंट ने करना था वो कर लिया, अब कॉन्टिन्यूटी की तरफ चीज़ें जाएंगी? मेरा ख्याल है ऐसे ही है। देखिए ऑपोजिशन जो है पीटीआई, उसके पास चॉइस क्या रह गई है? Exactly. कोर्ट्स सब यूज करके देख लिया उन्होंने, जो टैक्टिक्स थे उनके पास सब यूज करके देख लिया। They have not been able to, let's admit, bring out people in the numbers जो चैलेंज कर सके हुकूमत। उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिली, बहुत कुछ मिला। ये चीजें पहले होती हैं, बाद में नहीं तहरीक चलती है कि जब हो गया सब कुछ सेटल हो गया तो आप करते हैं। उसके साथ साथ सुनहरा, लेट्स नॉट फॉरगेट के इकोनॉमी जो है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट भी नजर आ रही है। बहुत सी चीजें नहीं है सही, लेकिन अगर हम उसको पिछले साल से कंपेयर करेंगे और शो केस करने के लिए स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रहा है और एक स्टेबिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ रहे हैं, सो ऑन। तो एक वो गवर्नमेंट के पास एक सेल करने की पोजीशन है उस परसेप्शन को बिल्टअप करने के लिए कि देखें जी चीजें सही हो रही हैं। और अब अगर कोई ऐसे हमें कोई स्पॉइलर नहीं चाहिए, पानी का नुकसान होगा, हमें स्पॉइलर नहीं चाहिए। एंड देयरफॉर more crackdown if required or negotiate whatever is Imran Khan के point of view से the best solution, whatever works। लेकिन वो जो आप नेगोशिएशन की बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि जी हो ही है और उसके नतीजे में ये आया है। अब इमरान खान की पर्सनालिटी एक है जो हम थोड़ा बहुत समझते हैं, आप भी समझती हैं, हमने देखी है कि मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान कोई ऐसी चीज एग्री करेंगे कि 2-3 साल के लिए वो खामोश होकर बैठ जाएं। उससे ज्यादा अच्छा तो ये है कि वो पॉलिटिक्स छोड़ने का इरादा करते हैं, अनाउंस करते हैं, वो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन जस्ट कमिंग बैक टू द फैसल वाडा's पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान इस वक्त इसलिए अंदर बंद नहीं है कि उन्होंने कानून की कोई खिलाफ वर्जी की है। इमरान खान इसलिए अंदर बंद हैं कि
कि उनसे हुकूमत वक्त या इस्टेब्लिशमेंट को कंसर्न है कि जी वो बाहर निकलेंगे तो प्रॉब्लम होगा, और अगर वो अच्छे बच्चे बनने का वो करेंगे, इंडिया देंगे, तो मेरा ख्याल है उनको भी रिहाई मिल जाएगी या एग्जाइल मिल जाएगी। राइट, मुझे नहीं पता, बट आई एम ओनली स्पेकुलेटिंग, बट नोइंग इमरान खान ऑल वी Probably कैन वो डू उस इज हद तक स्पेकुलेट। नहीं जाएंगे। जुबैर साहब, हम तो जब पास नहीं हो गई थी 26वीं तरमीम, तब तक हमें ये भी नहीं पता था कि इस तरमीम में क्या है। सो थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और आज के शो में थोड़ा बहुत जो डायसेक्ट करने की कोशिश की है हमने कि 26th अमेंडमेंट और काजी फाइज ईसा का जाना और एक नए सिस्टम का आना, उसमें एक कॉमन ग्राउंड ये मिलता है कि कॉन्टीन्यूटी ऑफ द सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट, चाहे वो किसी भी प्राइस पे हो, चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो। इस वक्त स्टेट गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती है कि सिस्टम कंटिन्यू करे। द मच अवेटेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अब उसका टाइम है। अगर इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, उनको मज़ीद ऊपर लेके जाना है, लोगों तक चीज़ें डिलीवर करनी हैं, स्पेशली माशी और माशरती पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंटिन्यूटी ज़रूरी है। आई विल सी यू टुमारो।